हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो बच्चों, 12th क्लास लेसन तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज 23वां एपिसोड है, जिसमें हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस किए विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर, और कुछ इस एपिसोड में करते हैं। इस एपिसोड को पूरा देखने पर बच्चों आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा बेस मिल जाएगा। बहुत से क्वेश्चन जो है आप अभी इस एपिसोड से सॉल्व कर पाओगे। पूरा एपिसोड देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। तो इस एपिसोड में हम क्या क्या सीखेंगे बच्चों? एक तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर देखो बच्चों, एक तो हम ये सीखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया सीखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया होगी नहीं होगी, इन चीजों के बारे में सीखेंगे। एक आप सीखोगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, एक आप सीखोगे सक्रियता के बारे में, तत्वों की सक्रियता के बारे में सीखोगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो, और आप एनोड व कैथोड के चयन को भी इसमें सीखोगे। एनोड व कैथोड का चयन, ये सारी चीजें आप सीखोगे। चलो बच्चों, आप शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजें सीखना। देखो, आपको अलग अलग नहीं सिखाऊंगा मैं, एक ही बात बना रहा हूं और उसी एक ही रिएक्शन लिख रहा हूं जिस पर आपको ये चारों चीजें समझ में आएंगी। गौर करो बच्चों कि मैं एक विस्थापन अभिक्रिया लिखता हूं, उससे आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, धातु धातु विस्थापन अभिक्रिया। धातु धातु विस्थापन अभिक्रिया, ये मैं एक अभिक्रिया लिखूंगा ना तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। धातु जो है वो क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है प्लस प्लस का विस्थापन करेगा, प्लस प्लस का विस्थापन करेगा। जैसे कि मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, इधर गौर करते रहना बच्चों। यहीं जो ये मैं बात लिखूंगा ना, ये अभिक्रिया लिखूंगा, सारी चीजें वो चारों चीजें इसी में छिपी हुई हैं। गौर करना शुरू करो बच्चों कि मेरे पास एक धातु थी ए, इसकी अभिक्रिया मैं किसी BX लवण के साथ करवा रहा हूं, BX से, जिसमें B प्लस है X माइनस है। इन दोनों की अभिक्रिया करवाऊं तो ये विस्थापन अभिक्रिया कैसे होगी? विस्थापन अभिक्रिया बच्चों इस प्रकार से होगी कि हाँ ठीक है, सॉरी बच्चों। देखो, विस्थापन अभिक्रिया इस प्रकार से होगी कि यहां से जो ए बी प्लस यहां से निकल जाए और इसकी जगह आ जाए ए, और ये बन जाए ए एक्स। मतलब बी को हटा करके ए जुड़ जाए, यही विस्थापन अभिक्रिया होती है ना। ठीक है, जब ए एक्स बन जाएगा तो इसमें ए प्लस होगा, एक्स माइनस होगा। मैं इस ए को भी धातु मान रहा हूं और बी को भी धातु मान रहा हूं, तो ये धातु धातु विस्थापन अभिक्रिया होगी। धातु धातु का विस्थापन कर रहा है या प्लस का विस्थापन करके ए प्लस यहां पर जुड़ रहा है, तो ये आपके पास धातु धातु विस्थापन अभिक्रिया हो गई। क्लियर बच्चों? प्लस प्लस का विस्थापन कर रहा है। चलो, अब इसके अंदर हम देखें तो ये बात समझ में आती है कि ए किसमें बदल रहा है? ए प्लस के अंदर। ए किसमें बदल रहा है? ए प्लस के अंदर। ये कब संभव है? जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागे। यस और नो? जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो ए प्लस में बदलेगा। और दूसरा जो है बी किसमें बदल रहा है? बी प्लस किसमें बदल रहा है? बी में। मतलब प्लस आवेश जीरो हो रहा है। कब हो सकता है? जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किससे खींच रहा है? ए से। किससे खींच रहा है? ए से। इसलिए बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो बी का हो रहा है बच्चों अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। और ए का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ए का हुआ ऑक्सीकरण, बी इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो बी का हुआ अपचयन।
ठीक है, तो इसका मतलब एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है, तो ये भैया रेडॉक्स अभिक्रिया है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, कि ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें दोनों एक साथ होते हैं जिस अभिक्रिया में, उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वाली बात यहां पर क्लियर हो रही है। ठीक है, फिर आप देखो कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन छीने, इसके लिए इसका क्या जरूरी है, इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव क्या होना चाहिए बच्चों, अधिक होना चाहिए। इसका मानक अपचयन विभव क्या होना चाहिए, अधिक, तभी तो ये इससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। अपचयन कब होगा, जब अपचयन विभव अधिक होगा। अपचयन विभव होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। अरे अपचयन कब ज्यादा होगा, जब अपचयन विभव अधिक होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन देगा कब, जब इसके अपचयन विभव का मान क्या होगा, मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान क्या होगा, कम। अगर इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, और इसके मानक अपचयन विभव का मान ज्यादा होगा तभी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो आप देखो कि ये एक बात होगी कि रेडॉक्स अभिक्रिया तभी संभव है, ये अभिक्रिया कब संभव है, जब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले का मानक अपचयन विभव कम हो और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले का मानक अपचयन विभव अधिक हो, तभी ये रेडॉक्स अभिक्रिया संभव होती है। अगर किसी अभिक्रिया में ऐसा हो कि जिसका एसआरपी कम है वो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा हो और जिसका एसआरपी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा हो, तो हम कहेंगे वो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं है। तो क्या रेडॉक्स अभिक्रिया का कंसेप्ट आपने सीखा क्या बच्चों? ठीक है, तो एक बात होगी कि रेडॉक्स अभिक्रिया कब संभव होती है, जब जिसका एसआरपी कम है वो इलेक्ट्रॉन त्यागे, जिसका एसआरपी अधिक है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तब जो है वो अपने पास रेडॉक्स अभिक्रिया संभव होती है। तो एक रेडॉक्स अभिक्रिया का कंसेप्ट हमने सीख लिया है। चलो अब आप देखो दूसरी बात, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ए बी का विस्थापन कर रहा है। ठीक है, तो क्या हम एक लाइन लिख सकते हैं, हम यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं कि जिसका एसआरपी कम होता है वो अधिक एसआरपी वाले को विस्थापित कर सकता है। देखो ए ने बी को विस्थापित कर दिया, क्यों? क्योंकि ए का एसआरपी कम था, बी का एसआरपी अधिक था, मानक अपचयन विभव अधिक था। तो हम यूं एक लाइन लिख सकते हैं कि कम एसआरपी वाला धातु क्या कर सकता है, अधिक एसआरपी वाले धातु को विस्थापित कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। ठीक है, यह विस्थापन तभी हो सकता है जब कम एसआरपी वाला तत्व हो अधिक एसआरपी वाले को स्थापित करे। अगर यहां पर इससे अधिक एसआरपी वाला यहां पर तत्व होता, ठीक है, मान लो इससे बी से ए का एसआरपी अधिक होता, तो ए बी को हटा ना पाता। क्यों? क्योंकि ए का एसआरपी अधिक होगा तो ए का तो खुद का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति हो जाती, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता थोड़ी ना, और इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं तो इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, और इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता तो ये हटता नहीं। क्लियर है बात? ठीक है, आपको ये बातें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझ में आनी चाहिए। बच्चों देखो क्या बात है, पॉइंट ये है कि आपको ये सीखने को, तो मैं सीधा एक शब्द भी बोल सकता हूं, एक लाइन में भी बात खत्म हो सकती है कि ये मैं लाइन लिख देता बात खत्म हो जाती, लेकिन यहां से आपके सामने रिजल्ट निकाल करके आ रहा है, आप खुद जो है केमिस्ट्री बना रहे हैं, ना कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर आप एक चीज और देखो कि यार जिसका एसआरपी कम होता है वो मानक अपचयन विभव जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में कहां होता है, ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया था। बढ़ते क्रम का मतलब ऊपर वालों का अपचयन विभव कम होगा, नीचे वालों का ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऊपर वालों का कम होगा तो कम वाले कहां पड़े होंगे, ऊपर, और अधिक वाले कहां पड़े होंगे, नीचे। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर स्थित तत्व नीचे वाले तत्वों को क्या कर सकते हैं, या ऊपर स्थित धातु लिखो, तत्व की जगह क्या लिखो, धातु, नीचे स्थित धातु को विस्थापित कर सकती है। ठीक है, जो नीचे वाला होगा ना एसआरपी में, मान लो आपने यूं लिखा था, क्या लिखा था कि लिखे क्या बहादुर सर
का नाम मंगल, ऐसे लिखा था। ठीक है, तो इसका मतलब लिथियम के को विस्थापित कर सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है। ठीक है, लिथियम स्ट्रोंशियम को हटा सकता है, लिथियम कैल्शियम को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला को नहीं हटा सकता। मतलब कैल्शियम जो है वो लिथियम को नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि कैल्शियम का एसआरपी ज्यादा है, लिथियम का एसआरपी कम है। ठीक है, हटाना किसको है? इसने। जिसने हटाना है उसका एसआरपी कम होना चाहिए, जिसको हटना है उसका एसआरपी ज्यादा होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलो, इसके बाद आप देखो, ये मैंने आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने का तरीका बताया था। ठीक है, अगर किसको अभी याद नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो इसकी वीडियो जो है मैं आपको डाल दूंगा, 5 मिनट में ये आपको याद हो जाएगी और फिर आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। चलो आगे। तो आपने यहां पर ये सीख लिया कि ऊपर जो तत्व होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वो नीचे वाले तत्व को क्या कर देगा? नीचे वाले धातु को क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। ये 2 चीजें आपने सीखी। ठीक है, तो आपने विस्थापन की बात भी सीख ली, विस्थापन की बात भी सीख ली। फिर आओ आप सक्रियता। सक्रियता में क्या है कि यहां पर मैं इसको साफ कर रहा हूं बच्चों, ये लो देखो, सक्रियता में क्या है? धातुओं की सक्रियता की बात कर रहे हैं अपने। सक्रियता में क्या है कि ये ए बी को हटा रहा है। क्यों हटा रहा है? क्योंकि ए की सक्रियता ज्यादा है, ए की सक्रियता ज्यादा है तभी तो वो बी को हटा रहा है। तो इसका मतलब यहां पर ए की सक्रियता जो है वो क्या है बच्चों? अधिक है। ठीक है, और यहां पर बी की सक्रियता जो है, बी की सक्रियता जो है वो क्या है? कम है, तभी तो वो हट रहा है। ठीक है, तो अधिक सक्रिय धातु जो है वो कम सक्रिय धातु को हटा रहा है। अब मैं कह सकता हूं, इसको अभी ये सारी लाइन को जोड़ दो, अधिक सक्रिय ए अधिक सक्रिय क्योंकि एसआरपी कम है। अधिक सक्रियता वो है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अधिक सक्रिय वो है जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अधिक सक्रिय, अगर आपको देखना है तो अधिक सक्रिय तत्व कौन सा होगा? अधिक सक्रिय धातु कौन सी होगी? जिसका एसआरपी का मान क्या होगा? कम होगा। और कम सक्रिय धातु कौन सी होगी? जिसके एसआरपी का मान क्या होगा? अधिक होगा। तो अगर धातुओं की सक्रियता की बात करें, धातुओं की सक्रियता की बात करें, तो आपको समझ में आ गई बात कि धातुओं की जो सक्रियता होती है वो एसआरपी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एसआरपी की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती, कि जिसकी एसआरपी कम उसकी सक्रियता ज्यादा, जिसकी एसआरपी अधिक उसकी सक्रियता कम। देखो बच्चों, मजा आ रहा है क्योंकि ये चीजें जो है आप रट नहीं रहे हो। आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है तो अपचयन त्याग रहा है, तो ऑक्सीकरण अपचयन कब होगा? जब अपचयन विभव ज्यादा होगा। ऑक्सीकरण कब होगा? जब अपचयन विभव कम होगा। अपचयन विभव जिनका कम होता है वो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आते हैं, जिसका अधिक होता है वो नीचे आते हैं। ठीक है, ये ए बी को हटा रहा है, इसका मतलब ए की सक्रियता अधिक है, बी हट रहा है, ए की सक्रियता कम है। ए की सक्रियता अधिक क्यों है? बी की सक्रियता कम है। ए की सक्रियता अधिक क्यों है? क्योंकि एसआरपी कम है। बी की सक्रियता कम क्यों है? क्योंकि एसआरपी अधिक है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आप जो है इस धातु धातु विस्थापन की बात को आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सक्रियता टॉपिक भी समझ में आ गया कि धातुओं की सक्रियता जो है एसआरपी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। कोई धातु उतना ही सक्रिय होगा, धातु की बात चल रही है, कोई धातु उतना ही सक्रिय होगा जिसका एसआरपी जितना ज्यादा होगा। यस और नो? ठीक है, तो ये बात आपको सक्रियता की भी समझ में आ गई। चलो बच्चों, अगर अपने किसी सेल के अंदर एनोड और कैथोड बनाने हो, एनोड और कैथोड बनाने हो, तो अपने क्या करेंगे? एनोड वो होता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है, जिस पर ऑक्सीकरण होता है। तो जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है बच्चों? एनोड। और जिस पर अपचयन होता है वो क्या होता है? कैथोड। ठीक है, तो जब आपको वैद्युत रासायनिक सेल बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो बच्चों कि जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम होता है उसका तो आप बनाओगे एनोड, जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम होगा उसका आप क्या बनाओगे? एनोड, और जिसके मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा उसका आप क्या बनाओगे? कैथोड। ठीक है, तो आपको कैथोड और एनोड का चयन भी समझ में आ गया। कैथोड किस, एनोड किसका बनाओगे? जिसका मानक अपचयन विभव क्या होगा? कम। अगर मैं मान लो यूं आपको क्वेश्चन दूं कि एक जो है मेरे पास 2 तत्व हैं, एक है मेरे पास A प्लस से A और एक है मेरे पास B प्लस से B। इसके मानक अपचयन विभव का मान -0.76 वोल्ट है और इसका
प्लस 0.34 वोल्ट है। तो बताओ इनमें से एनोड किसका बनेगा और कैथोड किसका बनेगा? ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो क्या आप आंसर दे पाओगे? देखो बच्चों, देखो क्या कि एनोड के मानक अपचन विभव का मान क्या होना चाहिए? कम। कैथोड का क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो इनमें कम किसका है? देखो ये माइनस 0.76 वोल्ट, ये कम है, तो इसका क्या बनेगा? एनोड। और इसके मानक अपचन विभव का मान है प्लस 0.34 वोल्ट, अधिक है, तो इसका मतलब इसका क्या बनेगा? कैथोड। क्या ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों? ठीक है, तो ये मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया। क्या आपको लग रहा है कि ये एक पॉइंट है? एक ही पॉइंट में मैंने सारी चीजें सिखा दी हैं बच्चों, और ये सारी की सारी आपको रटनी नहीं है। एक के बाद दूसरी लाइन अपने आप आती है, अपने आप आ रहा है, एक पॉइंट के बाद अगला पॉइंट जो है वो अपने आप आ रहा है, इसलिए आपको रटने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखो, ये जो मैंने आपको बात सिखाई है इस पर मैं आपको कुछ करवाता हूं क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपने। चलो बच्चों, ये मैं हटा रहा हूं, यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। देखो क्या कि जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा कि जैसे कहता है, क्वेश्चन है कि क्रोमियम, अब कुछ क्वेश्चन में तो आंसर ही लिखा होता है। कहता क्रोमियम जो है ना FeSO4 से Fe को विस्थापित कर देता है, परंतु Cu कॉपर नहीं, क्यों? कॉपर नहीं क्यों? ठीक है, आपके पास पहला एक क्वेश्चन दे रखा है, कहता जो क्रोमियम है ना वो FeSO4 से Fe को विस्थापित कर सकता है लेकिन कॉपर नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको कैसे समझना है? ऐसे समझना है कि आपको लिखना है आंसर। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को समझो कि आपके पास है FeSO4, मैं यहां पर लिखता हूं, मेरे पास है FeSO4। ठीक है, FeSO4 से Fe को हटाना है, Fe को क्या करना है? अलग करना है। तो इसको हटा कौन सकता है? दो चीजें हैं कि इससे Fe से जिसका SRP का मान कम होगा वो तो इसको हटा सकता है, लेकिन जिसका SRP का मान इससे ज्यादा होगा वो इसको हटा नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि विस्थापित कौन कर सकता है? कम वाला अधिक वाले को कर सकता है, अधिक वाला कम वाले को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब आपके पास उत्तर तो आ ही गया कि वो कह रहा है क्रोमियम विस्थापित कर देता है। तो आप कहोगे क्रोमियम कब कर देगा? जब आप कहोगे कि क्रोमियम का SRP क्या है? क्रोमियम का SRP कम है, इसलिए Fe को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, और मानक अपचन विभव क्रोमियम का कम है, इसलिए ये Fe को विस्थापित कर सकता है। अब वो कह रहा है कॉपर नहीं कर सकता, तो कॉपर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर का SRP क्या है? ज्यादा है, इसलिए Fe को विस्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, ये ना दे करके कोई भी दो, और आपको मानक वैद्युत रासायनिक श्रेणी भी याद ना हो, तो भी आप उत्तर दे सकते हैं बच्चों। कैसे दोगे? अगर जिसका कहे कि जी ये तो विस्थापित कर सकता है, तो आप कहोगे जो कर सकता है उसका कहेंगे कि इसका SRP कम है। ये कहे कि ये विस्थापित नहीं कर सकता, तो आप क्या कहोगे? इसका मतलब इसका SRP क्या है? ज्यादा है। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए फिर आप देखो कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इसी एक जो मैंने आपको इतनी सी बात सिखाई है ना, इस पर ये 12th के और कंपटीशन के बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं उन सब पर जो है अभी चर्चा कर रहा हूं। चलिए बच्चों, फिर आप देखो अगला क्वेश्चन जो है, एक कह रहा है, इधर देखो, कह रहा है क्वेश्चन देखें कि H2SO4 को क्या करना है कि कॉपर के पात्र में रख सकते हैं, परंतु जिंक के पात्र में नहीं। क्यों? मतलब अगर आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को रखना है तो आप कॉपर के पात्र में तो रख सकते हो, लेकिन जिंक के पात्र में नहीं रख सकते। ठीक है, अब आप देखो केस फर्स्ट कि आपके पास कॉपर का पात्र था और उसमें H2SO4 रखना था, तो इसका मतलब ये पात्र का कॉपर और H2SO4 इनके बीच में कोई अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो कैसे अभिक्रिया होगी? ये देखो, कॉपर
ठोस और ये H2SO4। ठीक है, अब इनमें अभिक्रिया देखें होगी या नहीं होगी। मतलब कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है या नहीं कर सकता। आपको पता है हाइड्रोजन का ई नोड कितना है, इसका है 0.00 वोल्ट। हाइड्रोजन का मानक अपचन विभव क्या होता है 0.00 वोल्ट। और कॉपर का कितना होता है ई नोड Cu+2 से Cu का मान कितना होता है प्लस 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कॉपर का मानक अपचन विभव ज्यादा है, हाइड्रोजन का मानक अपचन विभव कम है। तो ज्यादा वाला कम वाले को हटा सकता है क्या, बोलो, ज्यादा वाला कम वाले को हटा सकता है क्या, नहीं, कम वाला ज्यादा वाले को हटाता होता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन को हटाना है ना तो ऐसी धातु लेनी पड़ेगी जिसका मानक अपचन विभव हाइड्रोजन से कम हो। इसका 0 है तो ऐसा धातु होना चाहिए जिसका मानक अपचन विभव माइनस में हो। ठीक है, लेकिन इसका तो प्लस 0.34 वोल्ट है। ठीक है, इससे क्या हो गया इसका अधिक, तो इसका मतलब ये इसको हटाएगा नहीं तो इनमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। और अभिक्रिया नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ये H2SO4 जो है इसमें रखा जा सकता है। ठीक है, अभिक्रिया नहीं होगी तो इसको रखा जा सकता है, क्योंकि अगर अभिक्रिया हो जाती तो कॉपर अगर H2SO4 से अभिक्रिया कर लेता तो H2SO4 बचता ही नहीं, कुछ और बन जाता। ठीक है, तो इसका फिर अपने इसका मतलब है कि H2SO4 नहीं रख सकते थे, लेकिन H2SO4 हमारा इसके अंदर हमने कॉपर में रखा, वो H2SO4 ही पड़ा है, तो इसका मतलब है हम इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा केस देखो, फिर आपको और बेहतर समझ में आ जाएगी बात। केस सेकंड की आप जिंक के पात्र में रख सकते हो क्या, जिंक था Zn, ये ठोस, आपने रखा क्या H2SO4। अब हम देखते हैं कि इनमें आपस में क्या अभिक्रिया होती है। कि इसका मानक अपचन विभव क्या हो 0.00 वोल्ट, जिंक का कितना होता है माइनस 0.76 वोल्ट, तो ये मानक अपचन विभव क्या हुआ कम, ये क्या हुआ ज्यादा। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई क्या, क्या होगा बोल डालो। ठीक है, आने दो आंसर, क्या होगा कि जो कम वाला होता है वो अधिक वाले को विस्थापित कर सकता है। तो जिंक का मान कम है, मानक अपचन विभव का मान कम है, हाइड्रोजन का ज्यादा है, तो ये हटा देगा, हाइड्रोजन को हटा देगा तो ये बन जाएगा ZnSO4 और H2 गैस निकल जाएगी। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और Zn+2 के रूप में बदल करके ZnSO4 बना लेगा। तो हमने पात्र में रखा तो H2SO4 था, बन गया ZnSO4। तो क्या हम H2SO4 को जिंक के पात्र में रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते, क्योंकि हमने तो H2SO4 रखना है भाई, और रखें और सुबह जाकर के देखें तो ZnSO4 बन गया। तो क्या H2SO4 हम सुरक्षित रख सकते हैं, नहीं, तो हम कहेंगे कि जिंक के पात्र में हम नहीं रख सकते और कॉपर के पात्र में हम रख सकते हैं, क्योंकि यहां पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, जबकि यहां पर अभिक्रिया हो जाती है, इसलिए हम इसको नहीं रख सकते। ये मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, ये तो 12th में ना जाने कितनी बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए जो है ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरीके का कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी अम्ल या कोई भी पदार्थ उस पात्र में रख सकते हैं जिसका मानक अपचन विभव इससे क्या हो ज्यादा हो, उसमें तो रख सकते हैं, लेकिन इससे कम हो उसमें हम नहीं रख सकते। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो है ये मैं साफ कर रहा हूं, ये तो आपके पास हुए 12th के क्वेश्चन बच्चों, 12th के क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो मुझे आप करके बताओ। ये कह रहा है, क्वेश्चन ये है कि आप कि ZnSO4 को क्या कॉपर के पात्र में Cu, कॉपर के पात्र में भंडारण का मतलब क्या होता है रखना, भंडारण कर सकते हैं या नहीं, भंडारण कर सकते हैं या नहीं। इस क्वेश्चन का जो है आपको आंसर हाँ या ना में देना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जो था, मैं इसको 1 करके आपको दे रहा हूं, इसका आंसर यस है या नो है। मतलब ZnSO4 को कॉपर के पात्र में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, इसका आंसर यस या नो में देना है आपको। चलो बच्चों, ये हो गया आपका कंप्लीट, 12th बोर्ड के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आओ आप कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन, कंपटीशन के क्वेश्चन की इसके कुछ थोड़े जबरदस्त क्वेश्चन हैं, सीखने की कोशिश कीजिए बच्चों। क्या कि जैसे थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, कोई बात नहीं,
लेकिन क्योंकि आपको सीखना है, हमारा टॉपिक तभी कंप्लीट होता है जब हम टॉपिक के बाद 12th के क्वेश्चन करें और कंपटीशन के क्वेश्चन करें, तभी हम टॉपिक सीख पाते हैं। सीधा अगर आपने मान लो टॉपिक पढ़ लिया, आपने विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ ली, लेकिन उससे आपके प्रश्न थोड़ी याद हो सकते हैं। प्रश्न तो हम जब प्रश्न से भिड़ेंगे, उससे युद्ध करेंगे, तभी उनको सीखेंगे। अगर हम उसका सामना ही नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो देखें बच्चों क्वेश्चन क्या है, पहले आप ये देख लो कि ये कब आया। AIPMT 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 1 विलियन में, मैं जो बोल रहा हूं उसको गौर करना है, क्योंकि लिख में हो सकता है कि थोड़ा गंदा दूं, आपको समझ में ना आए। Fe+2 Fe+3 तथा I- पड़ा है। ठीक है, I- आयन उपस्थित हैं। 1 विलियन में Fe+2 Fe+3 तथा I- आयन उपस्थित है। इस विलियन को 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयोडीन से उपचारित कराया गया। अब वो कह रहा है कि Fe+3 से Fe+2 के मानक अपचयन विभव का मान है +0.77 वोल्ट और I2 से I- का मान है +0.536 वोल्ट। ठीक है, तो अनुकूल रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं कि नंबर 1 कि I2 I- में अपचयित होगा। इस अभिक्रिया में I2 I- में अपचयित होगा। बी दे रखा है कि कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। सी दे रखा है I- I2 में उपचयित होगा। उपचयित जो वर्ड लिखा हुआ है वही लिख रहा हूं मैं। और डी दे रखा है कि Fe+2 Fe+3 में उपचयित होगा। ठीक है, ये AIPMT 2011 का क्वेश्चन है और आप इसको समझने की कोशिश करें कि आपके पास ये कह रहा है कि Fe+2 पड़ा है, Fe+3 पड़ा है, I- पड़ा है और I2 और मिला दिया इसके अंदर। ठीक है, तो बताओ अभिक्रिया क्या होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी। ठीक है, तो आप इसके अंदर देखते हैं बच्चों कि जो हमारे पास Fe+3 से Fe+2 का मानक अपचयन विभव दे दिया है +0.77 वोल्ट और I2 से I- का मानक अपचयन विभव दे दिया है +0.536 वोल्ट। ठीक है, आपको ये दो मान दे दिए हैं और आपसे पूछा है कि बताओ I2 I- में अपचयित मतलब रिडक्शन होगा, अपचयन होगा या कोई रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी, या I- I2 में उपचयित का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। उपचयित का मतलब क्या होता है, उपचयित होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, कि इसका I- का I2 में ऑक्सीकरण होगा या Fe+2 का Fe+3 में ऑक्सीकरण होगा। उपचयित का मतलब ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। चलो, अब आप कहोगे कि इसका मेरे को आंसर ढूंढना है, तो मैंने छोटी सी कहानी यहां पर सिखाई थी, उस पर आ जाओ। आपने यहां पर देखा कि यार ऑक्सीकरण उसका होता है जिसका SRP कम होता है और अपचयन उसका होता है जिसका SRP अधिक होता है। ठीक है, अब इसका SRP +0.77 वोल्ट है, इसका ज्यादा है, इसका +0.536 वोल्ट है, इसका SRP कम है। I2 का कम है, ठीक है, और Fe+3 का अधिक है। ठीक है, तो जिसका अधिक है उसका तो होगा अपचयन। ठीक है, और यहां पर देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, और जिसके मानक अपचयन का मान कम है उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। ऑप्शन में क्या दे रखा है कि I2 I- में अपचयित होगा, अपचयन होगा। अरे I का तो मानक अपचयन कम है, कम वाले का तो ऑक्सीकरण होता है, इसका यहां पर इसने दे रखा है अपचयन, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। I2 का तो क्या होना चाहिए, I का तो होना चाहिए ऑक्सीकरण।
क्यों? क्योंकि मानक अपचयन विभव का मान क्या है? कम है। लेकिन यहाँ पे अपचयन ऑप्शन में दे रखा है तो गलत है। कोई रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी, ये भी गलत है, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया तो होगी, इसलिए होगी क्योंकि दोनों के मानक अपचयन विभव में क्या है? अंतर है। फिर कह रहा है कि I माइनस I2 में उपचयित या ऑक्सीकृत होगा। ये बात तो सही है, क्योंकि जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम होता है वो ऑक्सीकृत होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, यहां पर ये कह रहा है कि ऑक्सीकरण होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। अगर ये पूछे कि Fe+2 Fe+3 में उपचयित मतलब ऑक्सीकरण होगा, अब Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीकरण होगा, अरे इसके मानक अपचयन विभव का मान तो ज्यादा है, ज्यादा बढ़ेगा तो अपचयन होता है, इसने ऑप्शन में दे रहा है ऑक्सीकरण, तो जबकि इसका मतलब ये क्या हुआ? ये गलत है। आंसर नंबर कौन सा आ गया आपका? सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप AIPMT 2011 का ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं। टॉपिक की गंभीरता, आपको लगेगा कि सर जो है आप ज्यादा लंबी क्लास पढ़ाते हैं या ज्यादा क्लासेस पढ़ाते हैं एक ही चैप्टर की, लेकिन बच्चों आपको सीखना है तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको छोटा लेसन करवाऊं तो हो सकता है मैं आपको 2 दिन में 3 दिन में लेसन खत्म करवा सकता हूं, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ चैप्टर को हेडिंग समझ पाएंगे, उससे आपको कभी भी खुद जो है खुद कुछ करने की हिम्मत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन करने के बाद में अब आप कितने भी बड़े क्वेश्चन से भिड़ जाओ, आपकी हिम्मत होगी, आपको लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। अदरवाइज अगर आप भिड़े नहीं इनसे, तो फिर आपको क्वेश्चन देखने से पहले आप सरेंडर कर जाओगे कि नहीं सर ये हमसे नहीं होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आपको AIEEE 2012 का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं। AIEEE 2012 का क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 3 चीजें हैं, एक तो Zn+2 से Zn है, एक Ni+2 से Ni है, और एक दे रखा है आपको Fe+2 से Fe है। इसका मान दे रखा है, ये क्या है? अपचयन विभव है सब, अपचयन विभव। इसका मान दे रखा है 0.76 वोल्ट, इसका मान दे रखा है -0.23 वोल्ट, इसका मान दे रखा है -0.44 वोल्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये मान दे रखे हैं, और वो कह रहा है कि इनसे अभिक्रिया हो रही है X + Y+2, और ये बन रहा है कि X+2 और Y बन रहा है। ठीक है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि इनमें से क्या है? Y जो X जो है कहता है Zn है, और Y जो है Ni है। बी ऑप्शन कह रहा है कि इसके अंदर X Ni है, Y जो है वो Fe है। आपको पास सी ऑप्शन है कि X जो है वो आपके पास Ni है, Y जो है आपके पास Zn है। डी ऑप्शन आपको दे रखा है X जो है वो आपके पास Fe है, और Y जो है वो आपके पास Zn है। ठीक है, आपको ये पहचानना है कि इस अभिक्रिया में X कौन है, Y कौन है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि X X+2 में बदल रहा है। क्या हुआ बच्चों? X X+2 में बदलने का मतलब ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तो इसका SRP क्या होना चाहिए? कम। और Y+2 Y में बदल रहा है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ग्रहण तो तभी करेगा जब SRP क्या होगा? ज्यादा। SRP क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन होता है, और अपचयन उसी का होता है जिसके अपचयन विभव का मान अधिक होता है। ठीक है, तो इसका Y का अपचयन विभव ज्यादा होना चाहिए, X का अपचयन विभव कम होना चाहिए। अब देखो, आप पहला ऑप्शन दिया कि X Zn है, X Zn है, Zn का है -0.76 वोल्ट। ठीक है, और Y कह रहा है निकल है, निकल का है -0.23 वोल्ट। तो निकल का -2.23 है, तो इसका मतलब ये ज्यादा है और ये क्या है? कम। तो X का कम होना चाहिए, ये लो जी, X जिंक है, इसका कम ही है। Y का ज्यादा होना चाहिए, Y निकल है, इसका ज्यादा ही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही आ गया। अरे हाँ है ना? ठीक है, अब आप ये देखो कि इसके अंदर निकल, और ये आ गया कि X निकल है, X निकल है, चलो मान लिया हमने भाई, X निकल मान लिया। ठीक है, फिर ये कह रहा है Y जो है Fe है। अरे इसका मान, X का मान तो कम होना चाहिए, लेकिन ये जो -0.23 वोल्ट है ये मान ज्यादा है, और -0.44 ये कम है। ठीक है, तो ज्यादा वाला कम वाले को थोड़ी हटा सकता है, तो X का तो क्या होना चाहिए?
क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए, लेकिन यहां पर Ni का तो क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी सारे ऑप्शन चेक करोगे नहीं होंगे। जो जिसमें एसआरपी कम है वो जिंक है, और जिसका एसआरपी ज्यादा है वो निकल है। यही ऑप्शन पॉसिबल है, इसलिए आंसर नंबर कौन सा होगा हमारा, ए होगा। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो, एक ही चीज आपने सीखी, एक ही दो, ये 4 लाइनें आपने सीखी हैं, और उन 4 लाइनों पर आपने 12th के क्वेश्चन भी कर लिए और आपने कंपटीशन के क्वेश्चन भी कर लिए। चलो बच्चों, ये करता हूं मैं आपको ये साफ। चलो, ये होगी एक बात। फिर आओ आप कुछ चीजें और सीखते हैं अपने। देखो, ये एक चीज तो आपने ठीक है सीख ली, लेकिन आपका ये टॉपिक, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री जो है वो बहुत सारे अपवादों से भरी हुई है, ठीक है, लेकिन उस अपवाद का कारण भी होता है। तो ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको बस जाग जाओ बच्चों, बड़ी खुली आंखों से इसको सीखना पड़ेगा। खतरनाक पॉइंट बता रहा हूं। क्या खतरनाक पॉइंट बता रहा हूं, कि कॉपर की अम्लों के साथ अभिक्रिया, अम्लों के साथ अभिक्रिया, ये आपको सीखना है कि कॉपर अम्लों के साथ किस तरीके से व्यवहार करता है। जैसे कि मैंने पहला एक पॉइंट मैं समझा रहा हूं, इधर देखो, बहुत जबरदस्त बात है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं इसकी अभिक्रिया HCl से करवाऊं, ठीक है, कॉपर की अभिक्रिया HCl से करवाऊं, तो इसका मानक अपचयन विभव 0.34 वोल्ट, इसका 0.00 वोल्ट, किसका, H प्लस का। होना क्या था, H प्लस ने कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेना था और H प्लस H2 के रूप में निकलना था, कॉपर ने Cl के साथ जुड़ना था। ऐसे होना था कि H प्लस ने कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेना था, लेकिन ये तभी ले सकता था जब इसके एसआरपी का मान ज्यादा होता। अभी तो इसके एसआरपी का मान क्या है, कम है, 0.00 है, इसका ज्यादा है, प्लस 0.34 वोल्ट है, कॉपर का ज्यादा, हाइड्रोजन का कम। इसका मतलब ये इससे इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो इनमें आपस में कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, तो यहां पर H2 गैस नहीं निकलेगी, H2 गैस नहीं निकलेगी, ठीक है। अब आप आओ दूसरी बात, कि अब ये वाली बात मजेदार है, ठीक है, मजा आ जाएगा, कमेंट में बताना भी कि ये बात आपको कितनी बढ़िया लगी। इधर देखो, कि अगर मैं कॉपर की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से करवाऊं, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, इसमें H प्लस होता है, NO3 माइनस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखा तो कॉपर का मानक अपचयन विभव जो है वो प्लस 0.34 वोल्ट और हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट। अब हाइड्रोजन ने जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन लेना था, लेकिन इसका तो मानक अपचयन विभव कम था, इसलिए ये इससे इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाया, तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। तो इसका मतलब यहां पर भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो हाइड्रोजन गैस बच्चों निकलती है, यहां पर तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ कि इसमें और इनमें देखें तो अलग क्या आया, नाइट्रेट आयन आया, NO3 माइनस आया, ठीक है। ये NO3 माइनस आप पढ़ेंगे बच्चों कि ये परबल ऑक्सीकारक होता है, परबल ऑक्सीकारक होता है, ठीक है। मतलब इसके एसआरपी का मान कॉपर से, एसआरपी का मान कॉपर से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। अब क्या था कि हाइड्रोजन का तो अधिक नहीं होता, लेकिन नाइट्रेट का अधिक होता है, तो नाइट्रेट क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, इससे कॉपर से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। छीनने किसको थे, हाइड्रोजन को। यहां पर तो हाइड्रोजन नहीं छीन पाया, क्लोरीन भी नहीं छीन सकता था, तो यहां पर तो कॉपर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छीन पाया। यहां पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन छीनने थे, नहीं छीन पाया, क्योंकि इसका एसआरपी क्या था बच्चों, कम था। लेकिन नाइट्रेट जो इसके साथ था ना, ये तगड़ा था, क्योंकि इसके एसआरपी का मान कॉपर से ज्यादा था, इसलिए नाइट्रेट इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब जब नाइट्रेट इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो Cu से 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बन जाएगा Cu+2 के रूप में। किसमें बन जाएगा, Cu+2 के रूप में। अब नाइट्रेट के पास तो खुद के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिए और खुद के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाइट्रेट कहेगा मेरे पास तो पहले से है, लेकिन जो मैंने ये इलेक्ट्रॉन इससे छीने हैं वो हाइड्रोजन तू रख ले, ठीक है। तो इससे कॉपर से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन 2H+ को मिल जाएंगे, तो H2 उदासीन हो जाएगा, ये H2 गैस के रूप में निकल जाएगा, ठीक है। और ये नाइट्रेट आयन जो इससे जुड़ जाएगा
NO3 माइनस, ये माइनस इधर आएगा, CO+2 इधर आएगा, तो ये सूत्र बन जाएगा CONO3 की ट्वाइस, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मजेदार चीज क्या है? मजेदार चीज है हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींचने थे H+ ने, लेकिन ये नहीं खींच पाया क्योंकि इसका SRP कम था। नाइट्रेट खींच ले गया क्योंकि इसका SRP ज्यादा था, ये परबल ऑक्सीकारक था, इसने कॉपर से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन खींच करके नाइट्रेट ने खुद के पास नहीं रखे, किसको दे दिए? H+ को दे दिए, इससे छीन करके H+ को दे दिए, तो H+ जो है H2 गैस के रूप में निकल गया और कॉपर नाइट्रेट बन गया, तो यहां पर H2 गैस जो है वो निकलती है। 12th बोर्ड में क्या प्रश्न आता है, चाहे वो CBSE हो, चाहे RBSE हो, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, यह क्वेश्चन आता है कि कॉपर जो है HCl से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करता, जबकि कॉपर जो है नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्यों? तो आप कहोगे यहां पर नहीं करता, ये तो ये कारण बता दोगे, यहां पर करता है, इसका कारण नाइट्रेट आयन बता दोगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सही और आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही जबरदस्त बात मैंने आपको सिखा दी है। जिसको इस बात में मजा आया कमेंट करके बताना बच्चों। चलिए, ये तो बात हो गई कंप्लीट। अब आओ आप, एक चीज मैंने आपको और सिखानी है। चलो, ये तो धातु धातु विस्थापन था, मतलब प्लस का प्लस के द्वारा विस्थापन था। अब एक और विस्थापन अभिक्रिया सीखेंगे अपने, और फिर टॉपिक होगा हमारा कंप्लीट। चलिए देखो क्या है, अगली हेडिंग है आपके पास अधातु विस्थापन, मतलब अधातु का विस्थापन करेगा। अधातु कौन होता है बच्चों? ऋणायन होता है, तो नेगेटिव आयन का विस्थापन करेगा, माइनस माइनस का विस्थापन करेगा। ठीक है, ये अब आपको सीखना है। चलिए बच्चों गौर करो, अब थोड़ी मजेदार बात और है। ठीक है उसी तरीके से। इस बार क्या करना है कि मेरे पास जो पहले B+X- जो था ना वही है, लेकिन इस बार मैं इसकी अभिक्रिया Y से करवाऊंगा। Y क्या है? एक अधातु है, और X क्या है? एक अधातु है। ठीक है, इसका B+ का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा क्योंकि B क्या है? धातु है। ठीक है, अब अधातु का पढ़ रहे हैं। अब Y X का विस्थापन कब कर सकता है बच्चों? जब B+ के साथ Y जो है Y- के रूप में जुड़ जाए और X- जो है X के रूप में निकल जाए, तभी अधातु का विस्थापन कर सकता है। Y जुड़ गया, X हट गया। ये बात समझ में आ रही है? Y तभी जुड़ सकता है जब Y पर माइनस आवेश आ जाए, X तभी हट सकता है जब X पर माइनस आवेश हट जाए। ठीक है, अगर ये थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको समझ में आ गई तो कंसेप्ट तो सारा बन गया। ठीक है, कैसे बन गया कि ये जो X है ना, X है, इस X माइनस X में बदल रहा है, ये माइनस आवेश हट रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? त्याग रहा है, तभी तो -0 में बदल रहा है, आवेश घट रहा है। और इधर जो Y है, Y माइनस में बदल रहा है। देखो Y पर यहां पर कोई आवेश नहीं था, यहां पर माइनस आ गया, इसका मतलब ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, अब मैं अधातु का कंसेप्ट बता रहा हूं, ये धातु वाला नहीं है, कहीं उसके साथ मत जोड़ देना ये। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो क्या होगा बच्चों? ऑक्सीकरण। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या होगा? अपचयन। अब आपको पता है कि भैया अपचयन तो उसी का ही होता है जिसका SRP अधिक होता है, और ऑक्सीकरण उसका होता है जिसका SRP कम होता है। ठीक है, अब जिसका SRP कम होता है वो कहां आता है? ऊपर, मतलब वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कहां आता है? ऊपर। और जिसका SRP अधिक होता है वो कहां आता है? नीचे। ठीक है, ये हमने अधातु का कंसेप्ट सीखा। तो अब आप लाइन देखो, पहली लाइन, यार विस्थापित कौन किसको कर रहा है? ठीक है, केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको ये नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी बातें सीखनी है। मैंने आपको बहुत बार समझाया कि आपको छोटी छोटी बातें सीखनी है। आप पहले ये सबसे छोटी बात जो है ना इसके अंदर वो सीख लो, बड़ी बातें अपने आप बन जाएंगी। छोटी बात क्या सीखनी है कि यार कौन किसका विस्थापन कर रहा है, इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। कौन किसका कर रहा है? Y X का कर रहा है, Y X का कर रहा है, और Y का SRP अधिक है और X का SRP कम है।
तो आपसे लाइन बनेगी कि यार अधिक एसआरपी वाला धातु, धातु नहीं, धातु का अलग कंसेप्ट था, ठीक है। तो मैं यहां पर लाइन लिख रहा हूं कि अधिक एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव वाला धातु कम एसआरपी वाले धातु को विस्थापित कर सकता है, ठीक है। कि जिसका एसआरपी अधिक है ना, वो कम एसआरपी वाले को क्या कर सकता है, हटा सकता है। अगर लेकिन किसके लिए, धातु के लिए, धातु के लिए क्या था, धातु के लिए कम वाला ज्यादा वाले को विस्थापित कर सकता था, लेकिन धातु के लिए क्या है, ज्यादा वाला कम वाले को कर सकता है, ठीक है। अगर मैं एक और लाइन बोलना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे स्थित धातु है, वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित धातु को विस्थापित कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है आपको धातु का कंसेप्ट समझना था। चलो इसको मैं एक बार बना के बताता हूं आपको। इधर देखें, ये जो यहां पर लिखा है इसको बनाता हूं। इधर देखें क्या, कि मैंने एक अभिक्रिया करवाई कि मेरे पास था KI, इसकी अभिक्रिया मैंने Cl से करवाई, ठीक है। Cl से करवाई तो क्या होगा भाई, अब आप देखें कि यहां पर K प्लस है, I माइनस है, और Cl यहां पे उदासीन है। देखो Cl का जो SRP होता है, वो Cl का SRP जो होता है, आप देखो कि जो Cl था ना, मैंने आपको जब वैद्युत रासायनिक श्रेणी याद करवाई थी तो पहली एक लाइन करवाई थी, लिखें बहादुर सर का नाम मंगल। फिर दूसरी लाइन लिखी थी कि भी मैंने जानकर, है ना, सीडी निकाल कर फिर से सुनी, है ना, प्रभु फिर से, और ये दूसरी लाइन थी। फिर तीसरी लाइन में है ऐसे क्यों सुनी, है ना, तो वो वाली लाइन थी। और चौथी मैंने लिखी थी कि कल आना फिर दोबारा। तो ये Cl तो जो लास्ट में था, कल आना फिर दोबारा, उसमें आता था, और I जो है वो तीसरी में आता था। तो इसका मतलब है I का SRP जो है वो क्या होता है, ये ऊपर आ गया, तो I का SRP कम होता है, क्लोरीन का SRP क्या होता है बच्चों, अधिक, ठीक है। आपको श्रेणी तो याद करनी पड़ेगी। तब क्लोरीन का अधिक है, आयोडीन का कम है, और हमने यहां पर सीखा है कि ये क्लोरीन भी धातु और आयोडीन भी धातु। तो आपने देखा कि अधिक एसआरपी वाली धातु जो होती है वो कम एसआरपी वाली धातु को हटा सकती है। ये अधिक, ये कम, तो ये हटा देगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास K प्लस, और इससे जुड़ जाएगा Cl माइनस, और I अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन I2 के रूप में बढ़ता होता है, Cl2 के रूप में होता है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, ये संतुलित होगी, ठीक है। तो Cl जो है इसको हटा सकता है क्योंकि Cl का SRP अधिक है, I का कम है, इसलिए। लेकिन अगर यही अभिक्रिया ये होती तो इसका मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया तो क्या है बच्चों, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है संभव, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है संभव। लेकिन अगर ये होता कि KCl की अभिक्रिया I2 से करवाते तो क्या I Cl को हटा सकता था, क्या नहीं, क्यों नहीं हटा सकता, क्योंकि Cl का SRP क्या है बच्चों, अधिक, और I का SRP क्या है, कम, ठीक है। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि धातु जिसका SRP अधिक हो वो कम वाले को हटा सकता है, लेकिन अब हटाना Cl को है जिसका SRP अधिक है, जिसने जो हटाने आया है उसका SRP क्या है, कम वाला अधिक वाले को नहीं हटा सकता है धातु में, ठीक है। अगर इसका अधिक होता तभी ये Cl को हटा सकता था, तो इसलिए इसके अंदर ये रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। तो वही रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है जिसके अंदर जो हटाने वाला है उसका धातु के अंदर, देखो मैं ये बात लिख देता हूं, ये बात कंप्लीट होगी, ये समझ में आ गया आपको, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। ये क्यों हट रहा है, क्योंकि यहां पर Cl का SRP अधिक है, ये हटाने वाले का SRP अधिक है, तो ये हट रहा है। यहां पर हटाने वाले का SRP कम है, इसलिए ये नहीं हट रहा, रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं है। चलो अब मैं इस बात को मतलब इन शॉर्ट जो है, ये धातु धातु वाली बात समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट लें, क्वेश्चन करें, सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए बच्चों, इसको अब मैंने जो सारी बातें बताई हैं उनका एक बस छोटा कर देता हूं मैं इसको, बिल्कुल छोटी सी बात आपको बता देता हूं कि जब धातु धातु में अभिक्रिया हुई करेगी, धातु धातु में, ठीक है, तब तो
कम और इसके साथ धातु के साथ क्या है, माइनस जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो यूं कर लूं मैं कि ये मेरे पास धातु है M1 और इसकी अभिक्रिया मैं M2 से करवाऊं और इससे -x माइनस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम है मेरे पास M1 M2 ये। ठीक है, तो अगर इस धातु ने इस धातु को हटाना है तो इसका SRP होना चाहिए कम, हटाने वाले का SRP क्या होना चाहिए, कम। किसके लिए, धातु के लिए। लेकिन अगर मेरे पास x माइनस है और इससे मैं इसको y से हटाना चाहता हूं x को, अब ये तो धातु था, अब क्या कौन हटा रहा है, ए धातु को हटा रहा है। y ए धातु है, x ए धातु है, y को x को हटाना है, तो जो हटाने वाला है y, इसका SRP होना चाहिए अधिक। ठीक है, तो धातु में तो हटाने वाले का SRP होना चाहिए कम, ए धातु में हटाने वाले का SRP होना चाहिए अधिक। इन शॉर्ट यही बात है। अब मान लो इसका ऑपोजिट हो जाए तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं होती, और जिसमें यही बात बनती है कि इसमें SRP का मान धातु में हटाने वाले का SRP कम हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है, ए धातु में हटाने वाले का SRP अधिक हो तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है। ऑपोजिट हो गया तो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत ही मजेदार लगी होगी, क्योंकि आपने बहुत शानदार क्वेश्चन किए और एक जो क्वेश्चन किए वो इतने सिस्टमेटिक किए हैं कि आपको कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा नहीं था कि भाई आपको मैंने बता दिया और आप उसको रट्टा मार रहे हो, यूं 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 ऐसी किताब को लेकर कैसे ऐसे करके रट्टा मार रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप जो एक वर्ड लिख रहे हो अगला वर्ड अपने आप निकल करके आ रहा है, मतलब आप केमिस्ट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब जो आगे की क्लास रहेगी उसके अंदर और भी धांसू क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं बच्चों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने बीच में क्लास स्किप कर दी थी, जिन्होंने छोड़ दी या वो लेजी हो गए मेरे वीडियो अपलोड ना करने की वजह से, वो लोग वापस फिर जोश से शुरू हो जाओ बच्चों, क्योंकि अब क्लास वापस रेगुलर ही रहनी है। 3-4 दिन जो 5 दिन जितनी भी थी वो छुट्टियां रही। ठीक है, ओके, गुड लक बच्चों। जो दोस्त आपके अभी भी पढ़ नहीं रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दो। वीडियो को देख करके अच्छी लगती हो तो लाइक साथ के साथ करते रहें, कमेंट करके भी मुझे बताते रहें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर कोई कमी हो तो कमी भी आप बता सकते हैं। ओके, गुड लक बच्चों, पढ़ते रहो।